नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 का विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। उसमें आप सबसे पहले देखेंगे ओम का नियम। उसके पश्चात हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध होता क्या है, किन कारकों पर निर्भर करता है। साथ में हम बात करेंगे प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वो यहां पर आज की इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। और अंत में हम कार्बन प्रतिरोधक के बारे में भी यहां पर जानकारी लेंगे और इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज की इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ। देखिए कि ओम का जो नियम है वो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जब भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहती है, जो फिजिकल कंडीशन है वो यदि कांस्टेंट रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित जो विभवांतर है वो उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए कि आप चालक की लंबाई में, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में, इसका मतलब ये हो गया कि उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करते, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं करते, प्रेशर में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो इस चालक तार के सिरों पर आपने जो विभवांतर लगाया है वो उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यह है ओम का नियम, ओम्स लॉ। चलिए मैं आपके सामने रख देता हूं। जो भौतिक परिस्थितियां हैं उन्हें आपको कांस्टेंट रखना है, स्थिर रखना है। और भौतिक परिस्थितियों में क्या क्या है? भौतिक परिस्थितियों में आप लेकर चलिए चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका मतलब ये हो गया आकार आकृति हो गया। आप ताप को भी कांस्टेंट लेकर चलते हैं तो चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर, जो आपने विभवांतर लगाया है वो उस चालक में से बहने वाली विद्युत धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं V समानुपाती I। तो ये ओम के नियम का गणितीय रूप है। ओम के नियम का गणितीय रूप जो V है वो उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर होता है। देखिए हम ये जानते हैं कि जब दो बिंदुओं के मध्य विभव में अंतर होता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होता है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं और उन्हीं की वजह से विद्युत का प्रवाह होता है। तो जब आप चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो ही उसमें से विद्युत का प्रवाह होगा। और जब विद्युत का प्रवाह होता है तो आरोपित विभवांतर और विद्युत धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगी। विभव में अंतर आप बढ़ा देंगे तो उस चालक में से बहने वाली जो धारा है वो भी बढ़ जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो कांस्टेंट हम लिख रहे हैं R से। क्या है? R। ये R समानुपाती के चिन्ह को हटाने के बाद में हमें मिला है तो इसको हम कहते हैं समानुपाती स्थिरांक और इसका यहां पर नाम है प्रतिरोध। ये जो R है वो क्या है? प्रतिरोध। और इसे हम अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। इसके बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R का जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? V बट्टे में I। R बराबर क्या आ गया? V बट्टे में I। क्लियर? तो यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये ओम के नियम से ही हमने प्रतिरोध का सूत्र लिखा है, R बराबर V बट्टे में I। ओके। अब मैं यहां से जो हमारे पास में रिलेशन है, इस रिलेशन के आधार पर V और I के मध्य ग्राफ आपके सामने रखता हूं। V व I में ग्राफ, V और I के बीच में जो ग्राफ है वो किस प्रकार का हमें प्राप्त होगा? दोनों एक दूसरे के समानुपाती है तो V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होगा।
ये मैं एक तरफ ले लेता हूं V विभवांतर, दूसरी तरफ ले लेता हूं चालक में से बहने वाली धारा, तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। ओके, देखिए एकदम सीधी रेखा प्राप्त होगी जब तक ओम का नियम लागू होगा। ये जो सरल रेखा आप देख रहे हैं सरल रेखा के रूप में ही रहेगा। यदि ये एंगल हम थीटा कंसीडर कर लें, ये एंगल हम क्या मान लें, थीटा, तो देखिए इस रेखा का ढाल, रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, रेखा के ढाल को हम m से लिखते हैं, किससे पुट करते हैं, स्मॉल m से, और रेखा का ढाल किसके इक्वल होगा, देखिए यदि ये y एक्सिस ये x एक्सिस होती है तो m बराबर होता है dy बाई dx, और यहां पर ये विभवांतर वाली अक्ष है, ये धारा वाली अक्ष है, इसको आप tan थीटा से पुट करते हैं, किससे लिखते हैं, tan थीटा से। तो यहां से आप देखेंगे कि ये वाला जो भाग है ये तो है विभवांतर v के बराबर और ये है धारा के बराबर। तो यहां से tan थीटा लंब बट्टे में आधार, तो लंब तो हो गया v, आधार हो गया i, तो v बट्टे में i के इक्वल आ गया, और v बट्टे में i क्या होता है, कैपिटल R होता है। तो जो ढाल है जो tan थीटा के बराबर होता है और वही किसके इक्वल होता है, प्रतिरोध के इक्वल होगा। ओके, अब इसी ग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, ये V है, ये I है, ये हमारे पास में दो चालक मैंने दिखाए हैं, ये A है चालक, दूसरा है B। इसका जो एंगल यहां से बनाया गया वो है थीटा A, ये जो एंगल है वो है थीटा B। हमारे को ये पूछा है कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस अधिक होगा, किसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि थीटा A है वो थीटा B से बड़ा है, थीटा A ग्रेटर देन थीटा B, देन थीटा A बड़ा होगा थीटा B से। तो देखो जिसका थीटा अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। थीटा की वैल्यू है उससे आप कैपिटल R का निर्धारण कर सकते हैं। तो थीटा A ग्रेटर देन थीटा B, तो R A ग्रेटर देन R B। एक का रेजिस्टेंस अधिक होगा, B का रेजिस्टेंस कम होगा। ये धारा वाली एक्सिस के साथ में ही होना चाहिए। इसको भी आप क्लियर कर लें कि ये जो आप एंगल दिखा रहे हैं वो एंगल थीटा है वो धारा वाली एक्सिस के साथ में ही होना चाहिए। जैसे हमारे पास में एक अन्य ग्राफ है, इधर यदि आप I ले लेते हैं, इधर V ले लेते हैं, तो यदि ये A है ये B है, अब आपको ये जो एंगल है वो इधर से देखना है I वाली एक्सिस के साथ में, क्योंकि ये जो एंगल हमने थीटा दिखाया है वो I वाली एक्सिस के साथ में दिखाया है। तो ये एंगल है थीटा A, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा B, और यहां पर थीटा B बड़ा है थीटा A से, तो RB बड़ा होगा RA से, RB ग्रेटर देन RA। ओके, तो ये आप यदि ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आता है तो उस ग्राफ को अच्छे से देखेंगे कि कौन सी एक्सिस के साथ में एंगल। देखो कई बार क्या होता है कि भाई इस वाली रेखा को छोटी कर देते हैं, इस वाली रेखा से कोई लेना देना नहीं है, इस वाली रेखा के द्वारा धारा के साथ में क्या एंगल बनाया गया उस पर R का मान डिपेंड करेगा। भाई इस रेखा की लंबाई से इसके ढाल से लेना देना है, ढाल ही किसको बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। इस रेखा की जो लंबाई है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है। ओके, कि भाई इसका लंबाई कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, ऐसा नहीं है। यहां से एंगल अधिक है इस कारण से इसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि ये हमारे पास में एक ही चालक की दो स्थितियां हैं, एक ही चालक की दो स्थितियां हैं। इस स्थिति में रेजिस्टेंस है R1, इस स्थिति में R2, और ये V और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हमें इस तरीके से प्राप्त होते हैं। देखो एक ही चालक के दो रेजिस्टेंस कैसे हो सकते हैं, तो देखिए विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, ताप बदलते हैं, तो प्रतिरोध का मान बदल जाता है।
ये अलग अलग तापों पर प्रतिरोध है। जैसे मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि इस स्थिति के अंदर जो टेम्परेचर है वो T1 रहता है और इस स्थिति में जो टेम्परेचर है वो T2 रहता है। तो यहां से इस ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है ये जो एंगल है वो θ1, ये एंगल θ2। तो यहां से देखिए कुछ चीजें बाहर निकलेगी, समझेंगे आप कि θ1 ग्रेटर देन θ2, ये तो ग्राफ में आप देख रहे हैं। और जब थीटा की वैल्यू अधिक है तो R1 ग्रेटर देन R2, R1 का जो मान है वो R2 से अधिक होगा। और जब प्रतिरोध अधिक होता है तो उस चालक का ताप भी अधिक होगा। इसको क्लियर कर लें, ये केवल चालक के लिए मैं कह रहा हूं कि चालक का जो रेजिस्टेंस है वो ताप बढ़ाने के साथ में बढ़ता है। ताप को आपने बढ़ाया तो चालक का रेजिस्टेंस, मैं चालक बोल रहा हूं बार बार क्योंकि अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, जबकि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, चालक। तो ताप बढ़ाने पर जो चालक है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इसमें से T1 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, क्योंकि ये इस R1 ग्रेटर देन R2। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि T1 ग्रेटर देन T2, ये वाली चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, तो अभी तक जो मैंने बोर्ड पर आपको बताया है मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है और ये किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो हमें ओम के नियम से प्राप्त हो गया है। ओम के नियम से हमें जो सूत्र मिला है वो क्या है, R बराबर V बट्टे में I। तो देखिए, क्या हम इस फॉर्मूले से इस R को परिभाषित कर सकते हैं? तो देखिए, इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसमें से बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध को बताता है। किसको बताएगा कि आपके पास में ये चालक तार है, चालक तार का मतलब ये तांबे का हो सकता है, लोहे का, एल्यूमिनियम का, और इस तार के सिरों पर आपने लगा दिया विभवांतर, बैटरी जोड़ दी, तो इसमें से धारा प्रवाहित हुई। तो आरोपित विभवांतर और इसमें से बहने वाली धारा का जो अनुपात है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। दूसरे तरीके से इसको हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी चालक में से विद्युत का प्रवाह होता है, प्रवाह होगा, विभवांतर लगाएंगे तो प्रवाह होगा, तो आवेशों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि वो जो आवेश वाहक होते हैं वो दूसरे आयनों से टकराएंगे, दूसरे परमाणुओं से टकराएंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो जब कोई आवेश वाहक चालक में से गति करता है तो उस आवेश वाहक के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो रुकावट उत्पन्न होती है, जो व्यवधान क्रिएट होता है, उस व्यवधान को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। धारा के मार्ग में उत्पन्न जो बाधा है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो देखिए डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं, क्या है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, बाधा रुकावट, व्यवधान प्रतिरोध कहलाती है। ओके, फॉर्मूले से हम यहां पर देखिए R कैसी राशि है, R एक अदिश राशि है, क्योंकि V भी एक अदिश राशि, I भी एक अदिश राशि, तो R भी कैसी राशि है, एक अदिश भौतिक राशि है। फिर बात करेंगे R का मात्रक। तो देखिए R का मात्रक क्या हो जाएगा, V बट्टे में I का मात्रक, V बट्टे में I, V की जगह में क्या लिख सकता हूं, Q बट्टे में W बट्टे में Q, और Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, तो I स्क्वायर टी का मात्रक, का मात्रक। तो देखिए यहां से W, देखो V का मात्रक तो क्या होता है, वोल्ट, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका मात्रक होगा।
यहां से जूल प्रति सेकंड, एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। और देखिए इसे हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही हमने क्या कह दिया है, ओम कह दिया है। ये ओम का सिंबल है विद्यार्थियों। ओके, बात करते हैं यहां पर आर की विमा, आर की विमा। तो V बट्टे में I की विमा, V बट्टे में I की विमा, या W बट्टे में I स्क्वायर T की विमा। तो यहां पर हम इसकी विमा देख लेते हैं। W कार्य M1 L2 T-2, I यहां पर A2, T यहां पर समय T1। तो M1 L2 T-3 A-2, 12 - 32 इसकी विमा हो गई। 1 2 12 -3 -2, तो 12 - 32 इसकी विमा हो गई है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है वो यहां पर अब देख लेते हैं। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक एक करके देखेंगे। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमें यह लगता है कि जो प्रतिरोध है वो V और I पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले मैं यही क्लियर कर दूं कि जो प्रतिरोध का मान है वो विभवांतर और धारा पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ है, फॉर्मूले में आ रहा है फिर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप वोल्टेज में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में धारा में भी परिवर्तन हो जाता है, प्रतिरोध के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आपने आरोपित विभवांतर डबल कर दिया तो चालक में से बहने वाली धारा भी डबल हो जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, आर वही का वही रहेगा। ओके, तो आप वोल्टेज चेंज करते हैं तो धारा चेंज होती है, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिरोध का मान, आर का मान V व I पर निर्भर नहीं करता है, पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ओके, फिर देखिए विभिन्न जो कारक हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो कारक है वो है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिरोध का मान है वो चालक की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो R समानुपाती होता है L। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये जो L आप देख रहे हैं ये चालक की लंबाई है। तो प्रतिरोध का जो मान है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। फिर देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है वो क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये भी चालक का ही है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहां से समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 और 2 को कंबाइन करके लिखें तो R समानुपाती L बट्टे में A हो जाएगा। R समानुपाती L बट्टे में A। और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यहां पर हम पुट कर देंगे रो। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये है रो का सिंबल। ये क्या है, रो, जो कि RA में L समानुपाती स्थिरांक होता है। इसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता, जो कि इसके जस्ट बाद वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास में रेजिस्टेंस का एक और सूत्र आ गया है, रो L में A। ये जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के समानुपाती अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के
व्युत्क्रमानुपाती। दो कारक मैंने बता दिए हैं, जिन पर निर्भर नहीं करता वो भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं P जैसा, इसको बोलते हैं रो, जो कि RA/L होता है प्रतिरोधकता, या इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, जो प्रतिरोध है वो और किन कारकों पर निर्भर करता है, चलिए वो भी देख लीजिए। प्रतिरोध का जो मान है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर डिपेंड करता है। ताप में यदि आप बदलाव करते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बदल जाता है। तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता हम देखेंगे। ताप पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है उसको हम डेल्टा आर से पुट करते हैं। प्रतिरोध में परिवर्तन को किससे पुट करते हैं? डेल्टा आर। ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन है एक्चुअल में R माइनस R0 ही है, R माइनस R0, क्योंकि ये जो R है वो अंतिम प्रतिरोध, R0 है वो प्रारंभिक प्रतिरोध। तो R माइनस R0 है प्रतिरोध में परिवर्तन, और ये जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है ये प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती, प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती, साथ में ताप में परिवर्तन के भी समानुपाती होता है। ताप में परिवर्तन को हमने डेल्टा T से पुट कर दिया, तो ताप में परिवर्तन तथा प्रारंभिक प्रतिरोध के समानुपाती यहां पर होगा। तो यहां से ये हमारे पास में आ गया है T माइनस T0 भी इसको हम पुट कर सकते हैं। देखिए प्रोपोर्शनल का साइन जब यहां से हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लिख रहे हैं अल्फा से। किससे पुट कर रहे हैं? अल्फा से। और ये जो अल्फा होता है इसको हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक इसको कहा जाता है। चलिए R बराबर आप क्या पुट कर देंगे? R0 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, और यहां से हम R0 जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में ये रह जाएगा। ये रेजिस्टेंस का सूत्र आ चुका है, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। देखिए एक एक चीज को क्लियर कर लीजिए। R0 प्रारंभिक प्रतिरोध, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, डेल्टा T ताप में वृद्धि, और R है अंतिम प्रतिरोध। R क्या है? अंतिम प्रतिरोध। यहां से आप अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं अल्फा की वैल्यू यहां से पुट कर दूं। अल्फा क्या चीज है? प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा। तो अल्फा बराबर यहां से क्या आ जाएगा? R माइनस R0, R माइनस R0 बट्टे में R0 इंटू T माइनस T0। ये आ गया अपने पास में अल्फा। ये हमारे पास में क्या आ गया है? अल्फा आ गया है, प्रतिरोध ताप गुणांक आ गया है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आप प्रतिरोध ताप गुणांक कह रहे हैं, इस प्रतिरोध ताप गुणांक का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, चलिए देख लेते हैं। यहां से आप देखेंगे अल्फा का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, अब यहां से आप देखेंगे कैसे डिपेंड करता है वो भी क्लियर कर लेते हैं। कि जैसे मैं बात करूं धातुओं की, तो धातुओं के लिए अल्फा का जो मान होता है, धातुओं के लिए अल्फा होता धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। अल्फा धनात्मक, तो यहां से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये राशि कुछ गुणा होगी, फिर इसमें एक में जुड़ जाएगी, तो जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओके,
फिर मैं बात करता हूं यहां पर मिश्र धातुओं की। तो जो मिश्र धातुएं हैं उनके लिए अल्फा का मान होता है अल्प होता है, हालांकि होता पॉजिटिव भी है, धनात्मक, लेकिन बहुत कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिश्र धातुओं का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनके प्रतिरोध में अल्प वृद्धि होती है, क्योंकि अल्फा का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। धनात्मक होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी, और अल्प मान होता है इसका मतलब है बहुत कम वृद्धि होगी। ताप से प्रभावित तो होगा लेकिन बहुत कम। ओके, फिर मैं यहां पर बात करता हूं कुचालक की यदि हम बात करें, या मैं यहां पर बात करूं अर्धचालक की यहां पर हम बात करें तो उसके लिए अल्फा का मान होता है नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप में वृद्धि करते हैं, तो ये तो माइनस में होगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो कुछ चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध तेजी से घटता है, चरघातांकी रूप से घटता है। ओके, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, यहां से जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, अल्फा का मात्रक आप देखिए, अल्फा का जो मात्रक है, इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक भी ओम, तो ओम से ओम कट गया। ताप में परिवर्तन ये डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 1/डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रति केल्विन इसका मात्रक होता है। अल्फा का मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, जो कि मैंने सबसे ऊपर पुट कर दिया। अब जैसे हमारे पास में दो स्थितियां हैं, कितनी स्थितियां हैं? दो स्थितियां हैं। प्रथम स्थिति के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में है ये अल्फा डेल्टा T1। ताप में जैसे मैं यहां पर इसको इस तरीके से पुट कर दूं कि T1 ताप बढ़ा दिया हमने, T0 से कितना कर दिया? T1। फिर यदि आप उसी चालक का तापमान कितना कर देते हैं? T2 कर देते हैं, तो क्या होगा? ये रिलेशन होगा। और यदि इन दोनों का अनुपात यहां पर हम देखें तो R1/R2 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस अल्फा T1 माइनस T0 बटे 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T0। ये एक रिलेशन आ गया है। इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा एक कारक। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। पदार्थ की प्रकृति पर भी इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस है वो चालकों के लिए अलग होता है, कुछ चालकों के लिए अलग होता है, अर्धचालकों के लिए अलग होता है। तो जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, प्रतिरोध का जो मान है, वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सबसे कम जो रेजिस्टेंस होता है वो चांदी का होता है, फिर तांबा है, सोना है, एल्यूमिनियम है। तो रेजिस्टेंस अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। आपने जैसे मान लीजिए कि एक ही लंबाई, एक ही अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो तार लिए, एक तांबे का एक लोहे का, तो तांबे का रेजिस्टेंस कम, लोहे का रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी रेजिस्टेंस निर्भर करता है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं बात करूंगा प्रतिरोधकता। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। ओके, चलिए अब बात करेंगे प्रतिरोधकता के बारे में। रेजिस्टिविटी, इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको कहा जाता है। जो प्रतिरोधकता है इसका फॉर्मूला हमारे पास में आ गया था, रो बराबर RA/L, ये आ गया। और यहीं से हम इसको परिभाषित कर देंगे। यदि हम क्या कर लें, A बराबर हम ले लें 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर हम ले लें 1 मीटर, तो रो है वो R के बराबर हो जाएगा। रो और R दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब क्या हो गया है कि प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने डेफिनेशन पुट कर रहा हूं।
प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, प्रतिरोध की भांति प्रतिरोधकता भी एक अदिश राशि होती है। तो ये कैसी राशि है? रो एक अदिश राशि होती है। रो कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। ओके, बात करें यहां पर रो का मात्रक, तो देखिए फॉर्मूले से ही आप देख लेंगे, आर का जो मात्रक है वो है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे यहां पर रो की विमा। तो देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर की विमा अभी हमने देखी 12 माइनस 32, ये मैंने लिख दिया 12 माइनस 32। क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी L2 और लंबाई की विमा हो जाएगी L1। तो फाइनली जो इसकी विमा है वो हमें मिल जाएगी M1 L3 T-3 A-2। यहां से L की घात 1 तो कट जाएगी, एक इसमें ऐड हो जाएगी, तो L3 T-3 A-2 ये हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि जो प्रतिरोधकता है वो किन कारकों पर डिपेंड करती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। वैसे ये कांस्टेंट था, लेकिन इसका जो मान है वो टेम्परेचर के साथ में बदल जाता है। साथ में अलग अलग पदार्थों के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। चलिए आपके सामने रख देता हूं मैं प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता, देखिए थोड़ी देर पहले हमने प्रतिरोध की निर्भरता देखी थी, अब हम किसकी देख रहे हैं? रो की निर्भरता। प्रतिरोधकता की निर्भरता, देखिए एक चीज क्लियर कर लीजिए कि भाई फॉर्मूला तो हमारे पास में ये है, तो ए पर और एल पर डिपेंड नहीं करता। रो का मान ए पर और एल पर निर्भर नहीं करेगा, इसको क्लियर कर लीजिए। रो का मान, रो का जो मान है वो ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है। आप चालक की लंबाई दुगुनी कर दें, आधी कर दें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम ज्यादा कर दें, लेकिन रो के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रो का मान अपरिवर्तित रहेगा। ओके, किस पर डिपेंड करता है? तो पहला कारक तो हमारे पास में है पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, कि धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, कुछ चालकों की अधिक होती है और अर्धचालकों की इनकी मध्यम की प्रतिरोधकता होती है। अलग अलग पदार्थ की प्रतिरोधकता है वो अलग अलग होती है। तो प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है उनकी प्रतिरोधकता भी इंक्रीज होती जाती है। ओके, फिर सेकंड जो पार्ट है वो है ताप पर। प्रतिरोधकता का मान और किस पर डिपेंड करता है? ताप पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखिए ताप पर किस तरीके से डिपेंड करता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही R बराबर R01 प्लस अल्फा डेल्टा T ये बताया। सिमिलर तरीके से
कि जो प्रतिरोधकता में परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता और ताप में परिवर्तन के समानुपाती होती है। तो जो प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है वो हमारे को इस प्रकार का मिल जाएगा, रो बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखिए इसे आप समझ लीजिए, रो बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो जीरो है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक और डेल्टा टी है ताप में परिवर्तन। ओके, तो जैसे ही मैंने आपको अल्फा का जो मान है वो धातुओं के लिए धनात्मक, मिश्र धातुओं के लिए अल्प लेकिन धनात्मक, कुछ चालक और अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक बताया, तो इनके लिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धातुओं का प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ेगी लेकिन बहुत कम बढ़ेगी, अर्धचालक और कुछ चालकों की प्रतिरोधकता घट जाएगी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही है, क्योंकि अल्फा का मान धातुओं के लिए और मिश्र धातुओं के लिए धनात्मक, कुछ चालक और अर्धचालकों के लिए ऋणात्मक होता है। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं धातुओं के लिए। धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो ताप से किस तरीके से प्रभावित होती है, तो धातुओं के लिए प्रतिरोधकता का मान किस तरीके से चेंज होता है, चलिए देखेंगे। हमारे पास में एक रिलेशन है अपवन वेग बराबर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था I अपॉन में ANE, और एक रिलेशन हमने और देखा था अपवन वेग का जो परिमाण है E टो अपॉन ml इंटू V, ये वाला रिलेशन देखा था। ओके, यदि हम इन दोनों को इक्वल पुट कर दें तो I अपॉन में ANE बराबर E टो अपॉन ml इंटू V, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए हमें मिलने वाला है देखिए हमें क्या मिलेगा, देखिए V बट्टे में I की जगह तो हम लिख सकते हैं R, V बट्टे में I की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं एक बार एज इट इज लिख देता हूं, ANE बराबर E टो अपॉन में ml इंटू में V। तो यहां से ये मैंने रख दिया है m अपॉन में n ई स्क्वेयर टो, इधर आ गया हमारे पास में VA बट्टे में I इंटू में L, V अपॉन में I की जगह हम लिख देंगे R, तो R अपॉन में L रह जाएगा जिसकी जगह हम लिख देंगे रो, तो रो बराबर आ गया m बट्टे में n ई स्क्वेयर टो, ये आ गया, रो बराबर आ गया m बट्टे में n ई स्क्वेयर टो। ओके, यहां से आप देखेंगे कि धातुओं के लिए जो विश्रांति काल होता है टो है वो लैम्बडा अपॉन में VRMS होता है। अब देखो ताप बढ़ाने पर, ताप को यदि हम क्या करें इंक्रीज करें तो VRMS इंक्रीज हो जाएगा, VRMS क्या हो जाएगा इंक्रीज, जबकि ये लैम्बडा घट जाएगा, तो ये जब इंक्रीज होगा तो ये टो घटेगा, लैम्बडा घटेगा तो टो भी घटेगा, तो टो फाइनली क्या हो जाता है घट जाता है, टो के घटने से क्या होता है रो बढ़ता है। तो देखो जब ताप बढ़ाते हैं तो वर्ग माध्यम मूल वेग बढ़ जाता है, माध्यम मुक्त पथ घट जाता है, जिससे विश्रांति काल घट जाता है, विश्रांति काल के घटने से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। ये चीज क्लियर हो गई है। अब मैं यहां पर बात करता हूं मिश्र धातुओं की। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए ध्यान देंगे। एक ग्राफ के जरिए मैं आपको बता देता हूं कि ताप बढ़ाने पर, ये जो ग्राफ मैं आपके सामने रख रहा हूं ये धातुओं के लिए रख रहा हूं। किसके लिए रख रहा हूं, धातुओं के लिए। ताप बढ़ाने पर धातुओं की प्रतिरोधकता इस तरीके से बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है लेकिन इस तरीके से बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे प्रतिरोधकता का मान बढ़ता जाएगा। फिर हम बात करते हैं मिश्र धातुओं के लिए। मिश्र धातुओं के
प्रतिरोधकता पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अल्फा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। किनके लिए, मिश्र धातुओं के लिए अल्फा का मान अल्प लेकिन धनात्मक, बढ़ता तो है मान लेकिन बहुत कम बढ़ता है लेकिन बहुत कम बढ़ता है। इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। ताप बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रतिरोधकता के मान में अल्प परिवर्तन होता है। ओके, फिर मैं यहां पर बात करूंगा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता किस तरीके से चेंज होती है। अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो देखिए चरघातांक के रूप से डिक्रीज होती है, Eg/kT। ये जो k है, इनमें जो राशियां हैं वो उसको क्लियर कर लीजिए। रो जीरो है वो है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, Eg है वर्जित ऊर्जा अंतराल, क्योंकि अर्धचालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य कुछ गैप होता है, उस गैप को हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं और वो है Eg। ओके, के यहां पर बोल्ट्जमान नियतांक है, टी ताप में वृद्धि है। तो ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो घटेगी और ये वाली वैल्यू घट रही है, तो फाइनली ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी जो प्रतिरोधकता है वो चरघातांक के रूप से डिक्रीज होती है। इस तरीके से क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ओके, बात करते हैं कुचालकों की। तो कुचालकों के लिए भी अल्फा का मान नेगेटिव में होता, तत्पश्चात उनकी प्रतिरोधकता भी घटती चली जाएगी। ओके, अब मैं यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ओम के नियम का सदिश रूप यहां पर देखेंगे, चालकता, चालकत्व, इन सब के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। इनसे रिलेटेड जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं, वो यहां पर हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे चालकता, कंडक्टिविटी। देखिए, चालकता का मतलब है किसी पदार्थ में से कितनी आसानी से आवेशों का प्रवाह होता है, वो चालकता के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, चालकता की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, इसको हम सिग्मा से पुट करते हैं और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। तो 1/ρ ही सिग्मा है, 1/ρ प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाती है। देखो, ये एक अदिश राशि होती है और इसका जो मान है, देखिए यहां से हमने ρ बराबर एक फॉर्मूला आपको बताया, चालकों के लिए m/n e² हो जाएगा। ओके, तो यहां से सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए 1/ओम × मीटर, इसका मात्रक हो गया। इसको हम कह देते हैं महो पर मीटर भी इसको कहा जा सकता है। ओके, बात करते हैं वीमा की। तो सिग्मा की वीमा तो 1/ρ में रो की वीमा, 1/ρ में रो की वीमा 13-32, तो 1/ρ में m1 L3 T-3 A-2 के अकॉर्डिंग इसकी वीमा क्या आ जाएगी, m-1 L-3 T3 A2 इसकी वीमा हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चालकत्व, कंडक्टेंस को C से, कई बुक्स में इसको कैपिटल G से भी लिखा गया है, मैं यहां पर C से लिख रहा हूं। ओके, कंडक्टेंस, चालकत्व क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। चालकत्व कंडक्टेंस C से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ओके, ये भी एक अदिश राशि होती है, इसका जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है, देखिए जैसे प्रतिरोध पर डिपेंड करता है उसी तरीके से प्रतिरोध का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, रो L/A, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ओके, अब यहां से आप देखेंगे कि C का मात्रक तो आ गया 1/ओम, इसको हम ओम इनवर्स कह सकते हैं, इसको हम महो भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम और भी है सीमेन।
ओके, ये अलग अलग इसके मात्रक हैं। केमिस्ट्री में सीमेन यूज में ले लेते हैं, फिजिक्स में ओम इनवर्स या महो यूज में ले लेंगे। यहां से इसकी वीमा, सी की वीमा वही होगी जो कि 1/r की वीमा होगी। यहां से 1/में m1 L2 T-3 A-2, तो वीमा यहां से क्या होगी m-1 L-2 T3A2 इसकी वीमा हो जाएगी। ओके, मैं यहां पर यदि V और I के बीच में ग्राफ खींचूं, देखो इसको हम R बराबर हम क्या रिलेशन जानते हैं, V/में I, तो C बराबर क्या हो जाएगा I/में V। मैं यदि यहां पर ग्राफ खींचूं I और V के बीच में, तो ये जो ग्राफ का ढाल है, अब की बार जो ढाल है m बराबर tan थीटा बराबर I/में V, ये कंडक्टेंस को बताएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, चालकत्व को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा यहां पर ओम के नियम का सदिश रूप। देखो इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और ओम के नियम का सदिश रूप यहां पर देखेंगे। क्या है, सीधा आपको पूछा जा सकता है ओम के नियम का सदिश रूप। जो सदिश रूप है इसको हम सूक्ष्म रूप भी कह देते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, सूक्ष्म रूप। ये जो ओम का नियम है V बराबर IR, ठीक है, इसको हम कहते हैं अदिश रूप। ये ओम के नियम का कौन सा रूप है, अदिश रूप। इसको हम स्थूल रूप भी कहते हैं। क्या है ये, स्थूल, और ये है सूक्ष्म या सदिश। अब हम देखेंगे, अभी तो सूक्ष्म सदिश तो अब देखने वाले हैं। हम R की जगह क्या रख सकते हैं, रो L/A रख सकते हैं, ऐसा पुट किया जा सकता है। और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 1/सिग्मा, और यहां से L इधर ले आइए तो V/में L इधर आ गया। I/A की जगह में J लिख देता हूं सिग्मा, V/में L की जगह आ जाएगा E, तो J बराबर आ जाएगा सिग्मा E, और सदिश रूप में इस तरीके से हम इसको पुट कर देंगे। ओके, तो यही है ओम के नियम का सदिश रूप, J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर। J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर ओम के नियम का सदिश रूप होता है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं कुछ पदार्थों के लिए। यहां पर हम देखेंगे कि उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक एक करके देखेंगे। चलिए एक एक करके इन युक्तियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट। जो बल्ब होता है थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा निर्मित किया गया। यहां पर आप देखेंगे कि इस बल्ब के अंदर ये वाला जो पोर्शन होता है इसमें एक स्प्रिंग नुमा संरचना होती है। ये वाली जो संरचना है वो टंगस्टन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है। और ये जो इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट किसका बना होगा, टंगस्टन का बना होगा। और टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये गर्म होना चाहिए, तो इसकी प्रतिरोधकता उच्च होगी। प्रकाश उत्सर्जित करें इसके लिए इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, उच्च। और गलना भी नहीं चाहिए, पिघलना भी नहीं चाहिए, तो उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है इसका। उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तापीय युक्तियों में हो सकती है प्रेस हो सकती है, गीजर हो सकता है, हीटर हो सकता है। इनमें जो वायर लगा होता है, इनमें जिस वायर का प्रयोग किया जाता है वो मोस्टली होता है नाइक्रोम। वो मोस्टली क्या होता है, किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, जिनकी प्रतिरोधकता उच्च। प्रतिरोधकता क्या होगी,
उच्च होगी। गलनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। उच्च प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक वाले पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ओके, फिर देखें प्रतिरोध बॉक्स के प्रतिरोध। ये प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, प्रतिरोध बॉक्स में जिन वायर का प्रयोग किया जाता है वो मोस्टली मिश्र धातुओं के बने होते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन के होते हैं। या तो किसके होंगे? मैग्नीन के या कॉन्स्टेंटन, ये मिश्र धातुएं हैं कॉन्स्टेंटन। इनके प्रतिरोध बॉक्स में जो प्रयुक्त प्रतिरोध है वो इन मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। और इनमें क्या होगा, इनका जो प्रतिरोध है वो भी उच्च होगा और ताप से प्रभावित न होने वाला, ताप से उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो इनकी प्रतिरोधकता के ऊपर, इनका ये मिश्र धातुओं के हैं तो इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, फ्यूज तार। फ्यूज तार मिश्र धातु से बना होता है, टिन और लेड। एक मिश्र धातु से बना होगा और मिश्र धातु के अंदर टिन जो कि 63% और लेड जो कि 37%। 37% लेड होगा और टिन होगा 63%। और इसमें भी देखिए जो प्रतिरोधकता है वो उच्च होती है लेकिन गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोधकता तो इनकी क्या होगी? उच्च, गलनांक निम्न। हमारे घरों में विद्युत उपकरणों को हाई वोल्टेज से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए फ्यूज तार का हम प्रयोग करते हैं और ये विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक विशेष प्रकार का तार होता है जो कि उच्च वोल्टता के ऊपर गर्म होकर पिघल जाता है, जो कनेक्शन है उसको डिस्क्लोज कर देता है। तो यहाँ से जो विद्युत का प्रवाह है वो बंद हो जाता है और जो विद्युत उपकरण है वो बाह्य वोल्टेज से, उच्च वोल्टता से सुरक्षित रह जाते हैं। तो फ्यूज तार बाह्य उच्च वोल्टता से उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए परिपथ के श्रेणी क्रम में इसको संयोजित किया जाता है। ओके, तापीय प्रतिरोधक जिसको अंग्रेजी में थर्मिस्टर कहते हैं, ये ताप का मापन, ताप का संसूचन करने वाले होते हैं, पता लगाने वाले होते हैं। ठीक है, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो होता है उच्च और धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये थे कुछ उपकरण, कुछ पार्ट जिनके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक था। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ कि यदि हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है और यदि उसको हम खींचकर लंबा कर दें तो उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लंबाई में वृद्धि करने पर या संकुचन करने पर। देखिए, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आ जाता है, कि तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा, किस तरीके से परिवर्तन आएगा, वो हम यहां पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए यहां पर ध्यान देंगे। ये हमारे पास में एक चालक तार है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो L है, L1 कह दूं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1। तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो रो L1 अपॉन में A1 होगा। खींचने के बाद देखिए विद्यार्थियों, एक चीज क्लियर कर लीजिए यहां से आप, कि जब तार को खींचा जाता है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घट जाएगा जबकि लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घट जाएगा। हालांकि आयतन निश्चित रहता है। पहले आयतन था A1 L1, बाद में हो गया A2 L2। तो आयतन में कोई
अंतर नहीं आता। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में जो रेजिस्टेंस है R2 बराबर रो L2 बट्टे में A2। देखो यहां पर रो भी चेंज नहीं होता, आप उस पदार्थ की लंबाई में कितना भी परिवर्तन कर दें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना भी क्यों ना बदल दें, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो यहां से देखिए हमारे पास में कुछ रिजल्ट्स बाहर निकलेंगे। एक तो R1 बट्टे में R2 यदि हम निकालना चाहें तो ये L1 बट्टे में L2 इंटू A2 बट्टे में A1 आ जाएगा। ओके, ये फॉर्मूले से ही देख लीजिए, एक तो ये आ गया। अब A2 अपॉन में A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A2 अपॉन में A1 बराबर L1 बट्टे में L2 लिख सकते हैं। तो ये L1 बट्टे में L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप L1 बट्टे में L2 की जगह A2 बट्टे में A1 भी लिख सकते हैं, तो A2 बट्टे में A1 का होल स्क्वायर भी हो सकता है। यदि ये जो तार है वो बेलनाकार है और इसकी रेडियस R2 है तो R2 पाई R2 का स्क्वायर बट्टे में पाई R1 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो R2 अपॉन R1 की घात 4 भी हो सकती है। यदि आपको त्रिज्या न देकर व्यास दे दें, इसमें R/2 दे दें, तो यहां पर D2 अपॉन D1 की घात 4 आएगी। ओके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में यदि मैं कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हमारे पास में कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और उसको खींचकर हम n गुणा कर दें, खींचकर कितना गुणा कर दें, n गुणा, तो नया जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमें R2 का मान पूछा जाता है, R1 दिया हुआ होता है। तो खींचकर यदि हम कितना गुणा कर दें, n गुणा कर दें। देखो मैं जो कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं, तार को खींचकर लंबाई n गुणा कर दी जाए, लंबाई n गुणा कर दी जाए, तो देखो पहले जो लंबाई थी वो L, नई जो लंबाई है L डेस बराबर n इंटू L, n गुणा हो गई है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वाले का 1/n गुणा हो जाएगा। हालांकि यहां पर अब भी A डेस L डेस बराबर होगा A इंटू L, A डेस L डेस बराबर A इंटू L के अब भी बराबर होगा। तो यहां से R बराबर हम R डेस बराबर रो L डेस बट्टे में A डेस, यहां से रो L डेस बराबर क्या है n इंटू L, A डेस बराबर क्या है A बट्टे में n, तो R डेस बराबर आ जाएगा n स्क्वेयर इंटू R। तो जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वेयर गुणा हो जाएगा, लंबाई n गुणा कर रहे हैं, रेजिस्टेंस n स्क्वेयर गुणा हो गया। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ओके, जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई तार को खींचकर n गुणा कर दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वेयर गुणा हो जाता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए कि रेजिस्टेंस है आपके पास में 10 ओम, कितना है, और तार को खींचकर ही होना चाहिए, लंबाई n गुणा कर दें तो नहीं होगा, लंबाई n गुणा करने से तो प्रतिरोध n गुणा ही होगा, लेकिन खींचकर n गुणा कर रहे हैं तो n स्क्वायर गुणा हो जाएगा। प्रतिरोध कितना गुणा हो जाएगा, n स्क्वायर। खींचने पर क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है, और लंबाई n गुणा करने का मतलब है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आप नहीं छेड़ रहे हैं, वो तो उतना ही है, लेकिन आप लंबाई बढ़ा रहे हैं केवल, तब तो रेजिस्टेंस n गुणा ही होगा। लेकिन जब आप खींचकर n गुणा कर देते हैं तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1/n गुणा ही रह जाता है, प्रतिरोध n स्क्वायर गुणा हो जाता है। ओके, तो यदि आप इसको खींचकर कितना गुणा कर दें, 2 गुणा कर दें, 2 गुणा करें तो नया प्रतिरोध R डेस बराबर n स्क्वायर R, n का मान यहां पर 2 का स्क्वायर इंटू 10, तो 4 गुणा 10 बराबर 40 ओम, 40 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम ले लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके पश्चात हम कार्बन प्रतिरोधक भी पढ़ेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में है, एक एक करके इनको सोल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक तार का प्रतिरोध 3 ओम है, इसको खींचकर इसकी लंबाई दुगुनी करने पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एक क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर R बराबर दे रखा है 3 ओम, खींचकर n गुणा करते हैं तो n स्क्वायर गुणा प्रतिरोध हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 तो 4 गुणा 3 12 ओम हो जाएगा। देखिए इसको अच्छे से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर शक्ति उत्पन्न कर रहा है और इस शक्ति को 2 तारों के द्वारा 5 किलोमीटर दूरी पर भेजा जाता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति मीटर है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध मतलब लोड प्रतिरोध है के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। यहां पर आपके पास में जनित्र है, ओके, और इस जनित्र से 2 वायर जा रहे हैं ऐसे, और इस वायर से यहां से जुड़ा हुआ है लोड प्रतिरोध RL। इसके सिरों पर हमारे को वोल्टेज पूछा है, जबकि यहां से जो वोल्टेज लगाया गया है वो 500 वोल्ट है। अब यहां से तारों का प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं, टोटल प्रतिरोध हम पता लगाएंगे यहां से। तो देखिए प्रति मीटर जो प्रतिरोध है वो है 0.01 और 5000 मीटर का एक तार है, कुल मिलाकर 2 तार हैं, तो यहां से 2 जीरो हट जाएंगे तो 50 गुणा 2 100 ओम आ जाएगा। दोनों तारों का प्रतिरोध कितना आ गया 100 ओम। तार से प्रवाहित धारा, यहां से बहने वाली धारा, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा कुल वोल्टेज बट्टे में कुल प्रतिरोध। तो 500 वोल्ट है और 100 प्लस 900, क्योंकि 900 वोल्ट का यहां पर लोड प्रतिरोध लगा हुआ है। 100 वोल्ट इन तारों का है, 100 ओम इन तारों का है, 900 ओम यहां पर लगा हुआ है। तो कितना आ गया 500 बट्टे में 1000, तो 1/2 एम्पियर आ गया। तो लोड के सिरों पर RL पर विभवांतर कितना होगा ये हमें यहां पर पूछा है। तो V डैश बराबर I इंटू R डैश। तो I का मान तो है 1/2, R डैश का मान है 900 या RL है ये, ठीक है। तो 450 वोल्ट यहां पर ड्रॉप होने वाला है। यहां पर कितना ड्रॉप होगा 450 वोल्ट, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध पहले का कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए त्रिज्या में अब की बार परिवर्तन किया जा रहा है और खींचकर उसकी त्रिज्या पहले से आधी कर रहे हैं, खींचकर किया जा रहा है, ओके। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास में पहले जो रेजिस्टेंस है वो है R बराबर रो L अपॉन में A। एक ही जगह में क्या लिख दूं पाई R स्क्वायर, एक ही जगह हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। अब नई जो रेडियस है वो पहले वाले की आधी है, तो नया जो रेजिस्टेंस है R डैश बराबर रो L बट्टे में पाई R डैश का स्क्वायर, तो रो L बट्टे में। अब देखो एक चीज और समझे, यहां पर L डैश है, ये खींचकर आधी कर रहे हैं, खींचकर क्या किया जा रहा है आधी की जा रही है। तो L डैश क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहां पर AL बराबर होगा A डैश L डैश और पाई R स्क्वायर L बराबर पाई R डैश का स्क्वायर L डैश। तो यहां से आप देखेंगे कि जो L डैश है वो क्या हो जाएगा, यहां से L डैश का जो रिलेशन है वो अपन को चाहिए। तो यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये कहा जा रहा है कि जो R डैश है वो R/2 है, R/2 है। तो L डैश क्या हो जाएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L डैश है वो 4L हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4L। तो यहां पर वैल्यू पुट करो 4L पाई R डैश, तो R बट्टे में 2 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ जाएगा रो 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 L बट्टे में पाई R स्क्वायर, तो 16R आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा
पहले का 16 गुना हो जाएगा। पहले का कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात करेंगे तांबे के तार को खींचकर तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि की जाती है तो इसके प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन होने वाला है? कितना प्रतिशत इसमें परिवर्तन होगा? ठीक है, तो यहां से आप ध्यान देंगे कि जो रेजिस्टेंस है, पहले जो रेजिस्टेंस है R बराबर रो L अपॉन में A होता है। और देखिए आयतन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आयतन बराबर A इंटू L, A इंटू L। लंबाई में 0.1% की वृद्धि करें तो प्रतिरोध में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा? खींचकर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? खींचकर। तो यहां से आयतन, आप यहां पर देखेंगे कि आयतन बराबर तो ये हो गया, द्रव्यमान बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं? आयतन इंटू घनत्व। घनत्व को हम डी से लिख दें तो A इंटू एल इंटू डी, ये आ गया द्रव्यमान। तो A बराबर क्या आ जाएगा? A बराबर आ जाएगा M बट्टे में L इंटू डी। तो यहां से R बराबर आ गया रो L बट्टे में M L डी, ये आ गया। ओके, अब मैं यहां पर लॉग ले रहा हूं, टेकिंग लॉग। टेकिंग लॉग में क्या आ जाएगा हमारे पास में? लॉग R बराबर, ये सारी की सारी राशियां लॉग में ही आएगी, तो लॉग रो डी बट्टे में M प्लस लॉग 2 यहां आ जाएगा, L आ जाएगा। ओके, अब मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dr अपॉन में R, इसका हो जाएगा 0 प्लस में 2 dl अपॉन में L। तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन हमें यहां पर पूछा है, तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन हमें दे रखा है। ओके, तो 2 गुणा इसमें प्रतिशत परिवर्तन हमें कितना दे रखा है? 0.1%। तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 0.2% की प्रतिरोध में वृद्धि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक पतले सिल्वर तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 1 ओम है। तार एक द्रव में रखा है तथा इसका प्रतिरोध 1.2 ओम तक बढ़ जाता है तो द्रव का ताप कितना है? जबकि हमें सिल्वर का जो तार है उसके लिए अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए अल्फा बराबर या आर बराबर हम क्या जानते हैं? R01 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये जानते हैं। यहां से हमें जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो ज्ञात करना है, तो इसको मैं लिख दूं R माइनस R0 बराबर R0 अल्फा T माइनस T0। तो यहां से T माइनस T0 बराबर आ जाएगा R माइनस R0 बट्टे में R0 अल्फा, और यहां से इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो T0। चलिए वैल्यू रखेंगे तो 1.2 माइनस 1 बट्टे में 1.0 गुणा अल्फा की जो वैल्यू है वो 3.8 गुणा 10 की घात माइनस 3, और T0 का जो मान है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 बट्टे में यहां से 3.8 गुणा 10 की घात 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस में 20 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया 2000 बट्टे में 38 प्लस 20। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कार्बन प्रतिरोधक। विद्यार्थियों, अब हम इस वीडियो के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। अब हम देखेंगे कार्बन प्रतिरोधक और वर्ण कोड, कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोड। ओके, देखिए कार्बन प्रतिरोधक क्या है कि उच्च मान वाले जो रेजिस्टेंस है उनको हम मिश्र धातुओं से निर्मित नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़े हो जाते हैं, साइज उनकी काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए उच्च मान वाले जो रेजिस्टेंस है वो कार्बन के बनाए जाते हैं और उन पर 4 रंगों की पट्टियां होती है। जो कार्बन प्रतिरोधक होते हैं उन पर 4 भिन्न रंगों की पट्टियां होगी। जैसे ये बहुत आकार तो बहुत छोटा होता है, दिखाने के लिए हमने इसको बड़ा दिखाया है। ये यहां पर इसके ऊपर 4 भिन्न रंगों की पट्टियां होती है। ये जो प्रथम पट्टी, इसको ए से, बी से, इसको सी से, इसको डी से,
पहली दोनों पट्टियां है वो इसके प्रथम दो सार्थक अंक को, तीसरी पट्टी गुणक को और चौथी पट्टी है वो सहायता को, सहनशीलता को रिप्रेजेंट करती है। वर्ण कोड सारणी से हम यहां पर समझेंगे कि किसी कार्बन प्रतिरोधक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। जब रंग दिए हुए हो तो उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, वैल्यू दी हुई हो तो रंग कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए वर्ण कोड सारणी हमारे पास में है, चलिए देख लेते हैं। एक टेबल में आपके सामने बनाने जा रहा हूं और इस टेबल से आप देखेंगे, मैं यहां पर इसको याद करने का तरीका लिखूंगा, फिर यहां पर हम रंगों के नाम, फिर सार्थक अंक, उसका बाद वाला जो कॉलम है वो है गुणक, और अंतिम जो कॉलम है वो है सहायता, या उसको सहनशीलता भी हम कह देते हैं, या जो रेजिस्टेंस है उसके मान में कितना वेरिएशन हो सकता है, कितना प्रतिशत वेरिएशन हो सकता है, वो सहायता में आएगा। ये याद करने के लिए वर्ण कोड है बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ये है लास्ट वाला, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। देखिए इस रंग का मतलब है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, पीला, हरा, नीला, वॉयलेट का मतलब क्या हो गया, बैंगनी, धूसर ग्रे कलर, सफेद, फिर है सुनहरा, फिर चांदी कलर, और अंतिम है रंगहीन, कोई कलर नहीं है। ठीक है, इसका सार्थक अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, इसके लिए 5, 6, 7, 8, 9 तक इसके सार्थक अंक होंगे। ओके, गुणक में 10 की घात 0 मतलब 1, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। कई बुक्स में यहाँ पर 10 की घात -1 और 10 की घात -2 भी इन दोनों के लिए दिया हुआ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके लिए 5% सहनशीलता, इसके लिए 10%, कोई रंग नहीं है तो 20% सहनशीलता होगी। कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रंग हमारे पास में है लाल, ये पीला, ये हरा, और ये वाला कलर है सुनहरा। तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, लाल रंग के सिद्ध में प्रथम गुणक सार्थक अंक देखो 2, लाल रंग के सिद्ध में क्या है 2, फिर पीले के सिद्ध में देखो, पीले के सिद्ध में 4, तो यहां पर 4 रख दीजिए। गुणक हरे के सिद्ध में देखो, गुणक देखना अब की बार 10 की घात 5, फिर प्लस माइनस सुनहरा, सुनहरे के लिए कितना है 5%, ये ओम में है, किसमें है ओम में, तो ये सब कुछ वैल्यू है, रेजिस्टेंस का ये वाला मान है। ओके, फिर हम इसी टाइप का, जैसे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ हो R बराबर, जैसे आपको ये दे रखा हो 6, 7 गुण 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%, तो रंगों के नाम क्या होंगे, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस रंग आपको दे रखे हो, रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस दे रखा हो तब रंगों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो इसमें 6 के सिद्ध में देखिए, यहां से 6 के सिद्ध में है नीला, तो पहला जो रंग है, पहले रंग की जो पट्टी है वो नीले रंग की है। फिर 7 के सिद्ध में देखिए बैंगनी, तो दूसरे रंग की जो पट्टी है वो बैंगनी रंग की है। और तीसरी जो पट्टी है वो है 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 के अंदर यहाँ पर नारंगी रंग है। कौन सा रंग है, नारंगी रंग है।
और चौथा है 10%। 10% के लिए आ जाता है कलर, चांदी कलर आ जाता है। तो ये चारों कलर होंगे, नीला, बैंगनी, नारंगी और चांदी कलर। तो जो कार्बन प्रतिरोधक है और वर्णकोड सारणी है, उन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों में से इसी प्रकार से ही पूछे जाएंगे, दोनों में से एक प्रकार से पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थी, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, जिसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स देखे। ओम का नियम देखा, प्रतिरोध देखा, प्रतिरोधकता देखी, ओम के नियम का सदिश रूप देखा और अंत में हमने कार्बन प्रतिरोधक देखे। इन सब पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखे। अगला वीडियो हम जल्दी ही लेकर लौटेंगे। वो जो वीडियो होगा वो प्रतिरोधों का संयोजन और संयोजन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, हर टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम वहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ में यूं ही बनिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।